नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के शो को लेकर और उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ऐसे लोगों को जिनको सही में ऐसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करंट अफेयर्स को समझने की और पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। देखिए, हाल ही में 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पालन किया गया है, सेलिब्रेट की गई है। इसकी जो थीम थी 2021 की, वो है योगा फॉर वेलबींग। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी डेज़ के। तो 2021 योगा डे की जो थीम है योगा फॉर वेलबींग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ साथ मैं और एक भी बताऊंगा, 21 जून को और एक चीज़ भी सेलिब्रेट, और एक इम्पॉर्टेंट डे भी सेलिब्रेट की जाती है, वो भी मैं बताऊंगा, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे का लोगो है, जिसके हर एक चीज़ की अलग एक मीनिंग है। ये जो जॉइनिंग हैंड्स है, इसका मतलब है यूनियन। एक सॉरी, यूनियन। ऑरेंज हेलो जो है, इसका मतलब है फायर एलिमेंट। ग्लोब जो है बीच में देख पा रहे हैं, हाथ और धड़ के बीच में, इसका मतलब है एकत्रता, वननेस। ग्रीन लीव्स जो है, इसका मतलब है प्रकृति। ब्राउन लीव्स पृथ्वी को दर्शाता है। और ये जो ब्लू ह्यूमन हार्ट है, ये इंसान की बॉडी में, शरीर में पानी के अस्तित्व को समझाता है। बात कर ले योगा की, तो ये एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है एकत्र होना। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, ये 2014 को अपनाया गया था यूएन के द्वारा। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास की गई थी। और इस बीच में इसके बारे में और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो रेजोल्यूशन थी, ये ड्राफ्ट की गई थी इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंडिया के द्वारा ड्राफ्ट की गई थी, जिससे कि इंटरनेशनल योगा डे पालन किया जाए हर साल 21 जून को। एंड इस प्रपोजल को 175 मेंबर स्टेट्स ने एंडोर्स भी किया था। ठीक है, सपोर्ट भी किया था। उसके बाद जाके 2014 में यूएन ने इस रेजोल्यूशन को अपनाया, पास किया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जैसे कि मैंने अभी कहा कुछ देर पहले, 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सॉल्स्टाइस भी कहा जाता है। सॉल्स्टाइस आपको पता होना चाहिए, सॉल्स्टाइस एंड इक्विनोक्सेस होते हैं। सॉल्स्टाइस मतलब होता है जहाँ दिन बड़ी होती है रात से, या रात बड़ी होती है दिन से। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सन से बहुत ज़्यादा, सूरज से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, तो जान लेंगे इसके बारे में हम लोग। तो जैसे कि मैंने कहा सॉल्स्टाइस, तो सॉल्स्टाइस एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द का मैं ये आपको मतलब बता दूं, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा विज्ञान की किताबों में कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो लैटिन शब्द हैं। देखिए, हमको ग्रीक शब्द तो पता है, ग्रीक शब्द होते हैं जो ग्रीस से आया है, पर लैटिन कहाँ से आई है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इटली में जो उनकी कैपिटल है रोम, वहाँ पर एक शहर है लैटिक नाम की, LATIC। ठीक है, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है लैटिन। तो बताया जाता है कि जब ग्रीक सभ्यता बहुत ज़्यादा अपने चरम स्थान पर थी, तो उस वक्त पे लैटिक सभ्यता भी जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब महाअनुभवों से भरी हुई थी। तो इसी वक्त पे जो लैटिक लोग थे, उन लोगों ने बहुत चीज़ों को डिस्कवर किया, इवन नामांकन भी किया। ठीक है, तो उस वक्त से ही ये लैटिन शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगा। तो ये एक लैटिन शब्द से ली गई है, जिसका लैटिन शब्द है सॉल एंड सिस्टेयर। सॉल का मतलब है सन, और सिस्टेयर का मतलब है टू स्टैंड स्टिल। सॉल का मतलब है सूरज, और सिस्टेयर का मतलब है एक जगह स्थिर रहना। ठीक है, और ये जो डे है ये 2019 से सेलिब्रेट किया जाने लगा है। यूएन जनरल असेंबली ने 20 जून 2019 को इस डे को प्रोक्लेम किया था। ठीक है, रेजोल्यूशन पास करवाई थी। बात कर ले समर सॉल्स्टाइस की। देखिए, समर सॉल्स्टाइस होती है 21 जून को, जहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बहुत बड़ा होता है। ये होता क्यों है मैं आपको बता दूं। देखिए, जो हमारी जो रेखाएं हैं ना, पृथ्वी की जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये 5 हैं। आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, ये 5 है।
तो कर्कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्कट क्रांति रेखा भी कहते हैं, तो जब कर्कट क्रांति रेखा सीधे सूरज की रोशनी जब कर्कट क्रांति रेखा पर सीधे गिरती है तो वो समर सॉल्स्टिस कहलाती है। और इस वक्त पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है। वहीं अगर बात कर ले सदर्न हेमिस्फीयर की, तो वहाँ पर दिन बहुत छोटी होती है और रात बहुत बड़ी होती है। देखिए माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए था, माय मिस्टेक। ठीक है, और इसी का एक उल्टा होता है 21 दिसंबर को, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये विंटर समर सॉल्स्टिस है इस तरफ लेफ्ट में 21 जून, ये सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें गिरती है। और एग्जैक्टली अगर आप स्ट्रेट एंगल पे देखें इसके ऑपोजिट ये विंटर सॉल्स्टिस है, ये 21 दिसंबर को होती है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे सूरज की रोशनी गिरती है। और इससे क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है, और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात बहुत छोटी होती है, सॉरी रात बहुत बड़ी होती है, दिन बहुत छोटा होता है। ठीक है, और बात कर ले इक्विनेक्स की, मैंने यहाँ पे इक्विनेक्स इंक्लूड नहीं किया है। इक्विनेक्स क्या होता है, जब दिन रात समान होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इक्विनेक्सेस 2 होते हैं। ठीक है, ये भी आप मुझे बताएं, एक होता है ऑटमनल इक्विनेक्स, एक होता है स्प्रिंग इक्विनेक्स। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कब होता है, आप लोग मुझे ये डेट बताएं। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक बता भी देता हूँ, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनेक्स होता है। मुझे आप लोग बताइएगा ऑटमनल इक्विनेक्स कब होता है। चलिए बढ़ता है नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स विनर मैक्स वर्स्टैपेन बने हैं। ठीक है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स विनर मैक्स वर्स्टैपेन बने हैं। मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं एंड इनकी जो टीम है वो रेड बुल है। ओके, देखिए अगर बात कर लें फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स विनर ग्रैंड प्रिक्स की, तो इसको हम लोग फार्मूला 1 एमिरेट्स ग्रैंड प्रिक्स डे फ्रांस भी बोलते हैं, ये इसका ओरिजिनल नाम है, फार्मूला 1 एमिरेट्स ग्रैंड प्रिक्स डे फ्रांस। अब ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा फार्मूला 1, आपको शायद पता होगा फार्मूला 1 चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन कहा जाता है कोई एक बंदा, तो कैसे डिसाइड होता है। देखिए फिया फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है। ठीक है, ये टोटल 23 ग्रैंड प्रिक्सेस को लेके होती है, जो कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में होती है पूरे साल में। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर होती है पूरे साल भर। तो इन 23 ग्रैंड प्रिक्सेस में जो भी मेजॉरिटी में होता है वो फार्मूला FIA फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप लीड करता है। तो ये जो था ये 7th राउंड थी, इसमें मैक्स वर्स्टैपेन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ मैंने और नाम दे दिए हैं इधर फार्मूला 1 के रेसर्स के, जैसे कि आपको आसानी हो ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, इवन की टीम्स के नाम भी मैंने इंक्लूड कर दी है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज AMG पेट्रोनस टीम से बिलोंग करते हैं, इनकी कंट्री है यूके से बिलोंग करते हैं ये। सर्जियो पेरेस ये रिप्रेजेंट करते हैं रेड बुल रेसिंग होंडा को, इनकी टीम है ये मैक्सिकन है, मैक्सिको को बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं वॉल्टरी बोट्टास मर्सिडीज AMG पेट्रोनस, सेम एज द लुइस हैमिल्टन की टीम से ही ये बिलोंग करते हैं। ये फिनलैंड से रिप्रेजेंट करते हैं मर्सिडीज AMG पेट्रोनस को, और ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लें सेबेस्टियन वेटल की, तो वो एस्टन मार्टिन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसके पहले के कुछ ग्रैंड प्रिक्सेस के रिजल्ट भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता था सर्जियो पेरेज ने, मोनाको GP को ग्रैंड प्रिक्स को जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता था लुइस हैमिल्टन ने, एंड पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स को जीता था लुइस हैमिल्टन ने। बताया जा रहा है अभी लीड पर मैक्स वर्स्टैपेन ही है। ठीक है, इनके जीतने के चांसेस, वर्ल्ड चैंपियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये बहुत क्या कहें, शॉकिंग कहे या फिर माइंड ब्लोइंग न्यूज़ है। ठीक है, वर्ल्ड की अभी तीसरी सबसे बड़ी डायमंड डिस्कवर हुई है। डिस्कवर बताना गलत होगा, अनअर्थ की गई है, खोदी गई है। ठीक है, मिट्टी से खोद के निकाली गई है, और ये बोत्सवाना में हुआ है। इसका ये 1098 कैरेट्स की डायमंड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने 2 अलग अलग पिक्चर्स इंक्लूड की है। ये इसका अभी तक नाम रखा नहीं गया है, बोत्सवाना से ये पाई गई है। ये टोटल 1098 कैरेट्स डायमंड है। ओके, बात कर ले सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड की, तो वो भी बोत्सवाना में ही पाई गई थी, जिसका नाम था लेसेडी ला रोना। ये 2015 में पाई गई थी बोत्सवाना में ही। ठीक है,
कैरोई नाम की एक माइन है, वहाँ से पाई गई थी, ठीक है। और ये जो पाई गई है अभी 1098 कैरेट्स डायमंड जो पाई गई है, ये ज्वानिंग माइन से पाई गई है, ठीक है। ज्वानिंग माइन, मैंने वो इंक्लूड करना यहाँ पे मैं भूल गया। और बात कर ले सबसे बड़े डायमंड की, तो आपको पता होगा 1905 साल में कुलिनन स्टोन, ठीक है, वो करीब 3106 कैरेट की थी, जिसको साउथ अफ्रीका से अनर्थ किया गया था। तो याद रखिएगा ये न्यूज़। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट डायमंड अभी अनर्थ की गई है, खोदी गई है, ज़मीन से निकाली गई है, वो है बोत्सवाना में, उसकी वो 1098 कैरेट्स की है। बात कर लें बोत्सवाना की, दूसरी कैपिटल है गैबरोन, करेंसी है पूला, प्रेसिडेंट है मोकवित्सी मसीसी, ठीक है, मोकवित्सी मसीसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में ईरान के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, इब्राहिम रईसी। तो इसके पहले जो थे हसन रूहानी जी, उनका टर्म ख़त्म हो गया, अब इब्राहिम रईसी जी नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इनकी एक बात मैं आपको बता दूं, ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है, इवन हैं, रह नहीं चुके हैं वो ईरान के चीफ जस्टिस हैं वो, ठीक है। वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका नाम है कॉम्बेटेंट क्लर्जी एसोसिएशन, इब्राहिम रईसी। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी होने वाली है। कंट्रोवर्सी मीन्स देखिए, इजराइल बहुत ज़्यादा चिंतित है इस चीज़ को लेकर। इजराइल बहुत ज़्यादा चिंतित है इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंटशिप को लेकर, बिकॉज आपको पता है अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी डोनाल्ड ट्रंप के वक्त पे 2017 आई थिंक, जिससे कि ईरान पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। वो बाहर से किसी दूसरे देश से कोई भी डील नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इवन बढ़ रही है। तो वो लोग इसी बीच क्या कर रहे थे, अपने यूरेनियम माइंस को बहुत ज़्यादा खोद रहे थे, जिससे कि वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकें। और अब ट्रम्प तो रहे नहीं, जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब जो बाइडेन चाह रहे हैं कि ईरान से उनकी जो न्यूक्लियर डील है वो साइन कर ले, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो इज़राइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि आपको पता होगा हमास के साथ जब युद्ध हुई थी इज़राइल की, तब ईरान ने हमास को ही सपोर्ट किया था। इवन ये देखा गया है इससे पहले भी कि अगर ईरान फ्लोरिश करता है सही से, अगर उसके देश में पैसे सही से आते हैं, उस पर अगर कोई सैंक्शंस नहीं लगे होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमास को फंड करना शुरू कर देगा इज़राइल के अगेंस्ट, ठीक है। और आपको ये पता होनी चाहिए अमेरिका और ईरान के बीच जो डील है उसका वो है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये अमेरिका और ईरान के बीच एक डील है, न्यूक्लियर डील है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान यूरेनियम माइंस को ज़्यादा से ज़्यादा खोदे और अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए। तो इसीलिए हो सकता है कि जो बाइडेन बहुत जल्द ही इब्राहिम रईसी से मीन्स ईरान के साथ वो डील साइन कर ले। अगर ऐसा होता है तो इज़राइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन इज़राइल के जो नए प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, उन्होंने ये कहा भी है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हसन रूहानी को 62% वोट्स से हरा चुके हैं, मतलब इनको 62% वोट्स मिले हैं। इब्राहिम रईसी, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, अभी ये बने हैं, करेंसी है रियाल। और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, देखिए यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है वो प्रेसिडेंट से भी बड़े होते हैं, ठीक है। उनका नाम है अली खमेनी। देखिए इनका असली नाम है आयतुल्ला खमेनी, ठीक है। अली खमेनी से भी हम जानते हैं इनको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अमिताभ घोष, वन ऑफ द डोमिनेंट ऑथर्स, उनकी एक नई बुक रिलीज़ हुई है, पब्लिश की गई है, इसका नाम है नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर अ प्लानट इन क्राइसिस। ये उनकी एक नई बुक है जिसको पब्लिश की गई है जॉन मैरी के द्वारा, ठीक है। जॉन मैरी के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है, द नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर अ प्लानट इन क्राइसिस। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है अमिताभ घोष और ये है उनकी नई बुक। अमिताभ घोष की कुछ अलग दूसरी बुक्स की बात करें तो जैसे कुछ हैं, एक है द शैडो लाइन्स, ठीक है। इस द शैडो लाइन्स बुक के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और एक है द कैलकाटा क्रोमोसोम, इनके लिए उनको आर्थर सी क्लार्क अवार्ड मिला था। इनको भी छोड़कर और भी सारी बुक हैं, जैसे 2011 में लिखी गई रिवर्स ऑफ स्मोक, 2015 में लिखी गई फ्लड ऑफ फायर, 2019 में लिखी गई गन आइलैंड। तो ऐसे कुछ फेमस बुक्स हैं अमिताभ घोष की। और आपको पता होगा इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। और जैसे कि ऑथर्स की बात हो रही है तो मैंने कुछ और ऑथर्स को भी इंक्लूड किया है, कुछ सर्टन
रिसेंटली रिलीज्ड बुक्स को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कि पता है आपको, सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है बिलीव। अमर्त्य सेन ने अपनी एक मेमोयर जारी की है जो कि जुलाई में पब्लिश होने वाली है, यह है होम इन द वर्ल्ड। और नीना गुप्ता जो एक्ट्रेस है उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई है सच कहूँ तो। इवन हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो रवि शास्त्री जी, उनका एक बायोग्राफी, एक बुक निकली आई है स्टार गेजर्स। इंडियन टीम से याद आया कि अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा न्यूजीलैंड अभी जीत गई है चैम्पियनशिप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेविड डायप। देखिए मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि डेविड डायप जो थे वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विनर हैं, ठीक है। उनको ये अवार्ड मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो डेविड डायप ने बुक लिखी है और आई एम सॉरी एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसको ट्रांसलेट किसने किया था? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसको ट्रांसलेट किया था एना मॉस्कोवैकिस ने, ठीक है। एना मॉस्कोवैकिस ने इस बुक को ट्रांसलेट किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में मोंटेक सिंह आलूवालिया जो हैं उनको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर के रूप में चुन लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, सिर्फ मोंटेक सिंह आलूवालिया ही नहीं और भी मेंबर्स को चुन लिया गया है। ये मैंने पिक्चर इंक्लूड की है इसमें मरी पंगेस्तु है, आई एम सॉरी, सेला पजार बासियोग्लू है, लॉर्ड निकोलस स्टर्न, देख पा रहे हैं लॉर्ड निकोलस स्टर्न, एंड गीता गोपीनाथ। आपको ये पता ही होगा गीता गोपीनाथ जो 2019 चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ हैं, ठीक है। गीता गोपीनाथ 2019 में अपॉइंट किए गए थे चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ के रूप में, और ये भी इस हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर हैं एज इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है। बात कर ले वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों एक ही साल में बने थे 1944 में अंडर ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, और इनके दोनों के कैपिटल सेम है वाशिंगटन डीसी। बात कर ले वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की, मैंने ये भी बताया था आपको कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अमेरिकन ही होते हैं ऑलवेज। तो अभी जो है वो है डेविड मालपास, और आईएमएफ के जो प्रेसिडेंट है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में एक उड़ीसा के ऑथर है विष्णुपद सेठी, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। बोलना तो नहीं चाहिए परंतु एक केस इनके ऊपर भी चल रहा था 2013 के करीब, किसी स्कैम को लेकर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो बाद में इनको बरी कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है विष्णुपद सेठी, इनकी एक नई बुक रिलीज़ हुई है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने इस बुक को रिलीज़ की है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये 61 पोएम्स की एक कलेक्शन है, और इसकी जो प्रीफेस है वो लिखी गई है हरिप्रसाद दास के द्वारा। बात हो रही है उड़ीसा की, मैं आपको बता दूं इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसका चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल जी, और इसकी कुछ स्कीम्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं उड़ीसा द्वारा जारी किए स्कीम्स। एक है मुख्यमंत्री कारीगर सहायता स्कीम, ये लॉन्च की गई है, ये भी उड़ीसा में एक स्कीम है। इसमें बेसिकली क्या है, ऐसे क्राफ्ट्समैन जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और जिनका पर ईयर इनकम 1 लाख से कम हो, उनको हर महीने 800 रुपये करके दिया जाएगा, ठीक है। ये इस मुख्यमंत्री कारीगर सहायता स्कीम की डिटेल्स थी, ठीक है। बात कर ले संपूर्णा स्कीम की। संपूर्णा स्टैंड्स फॉर शिशु अबोध मातृ मृत्युहारा पूर्ण निराकरण अभियान योजना। इसमें क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ठीक है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए 1000 रुपीज़ एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है, डिलीवरी के वक्त पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो स्कीम है गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना। इसमें क्या करने वाली, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्कूल्स को मतलब यूनिफॉर्म्स शूज़, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यूनिफॉर्म्स शूज़ बैग्स फ्री बाइसाइकिल्स और बुक्स प्रोवाइड करने वाली है इस स्कीम के तहत, गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना। नेक्स्ट बात करें मधु बाबू पेंशन योजना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी सही में। देखिए जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो विधवाएं हैं, जो बूढ़ी औरत या लोग हैं, एंड इवन जो डिसेबल्ड है, उनको पेंशन दी जाएगी, ठीक है, इनसे उनको मदद मिल सके। चलिए बात नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
कालिया स्टैंड्स फॉर कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम। ठीक है, ये कालिया स्कीम ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी इन द सेंस एक साल तो हो ही जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बसुधा स्कीम। बसुधा स्टैंड्स फॉर बख्शी जगबंधु अश्योर्ड वाटर सप्लाईज टू हैबिटेशंस। ये आपको ये जानना चाहिए। देखिए, ये एक मेगा पाइप वाटर स्कीम है जिसके तहत पोर्टेबल पाइप्ड वाटर को सप्लाई की जाएगी 147 वाटर स्कार्स विलेजेस में, जहाँ 147 ऐसे गांव जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये जो 147 पानी की कमी वाले गांव हैं, ये पुरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पुरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट के 147 विलेजेस में, गांव में जहाँ पानी की बहुत अभाव है, वहाँ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर को सप्लाई किया जाएगा इसके तहत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी ये न्यूज़ मैंने अलग से मैंने डिस्कस की थी आपके साथ। उड़ीसा एकमात्र स्टेट बन गई है जहाँ पे 3 स्पीशीज़ ऑफ क्रोकोडाइल्स हैं। 3 स्पीशीज़ क्या क्या है? फ्रेश वाटर घड़ियाल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर मगर है। देखिए, IUCN के तहत मैंने आपको बता दिया है पूरी की पूरी बात। ये इनको अलग अलग कैटेगरीज़ में रखा गया है, नामांकित किया गया है। ठीक है, IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो फ्रेश वाटर घड़ियाल्स को क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है, एंड फ्रेश वाटर मगर्स को वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। देखिए, इसमें जो फ्रेश वाटर घड़ियाल्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो क्या बताओ, दोबारा रिपीट क्या करूँ। चलिए फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। ये इंसान को हार्म नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये फिश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये पिक्चर्स मिली है महानदी के सतकोशिया रीजन से एंड इवन भितरकनिका नेशनल पार्क की तरफ से। ठीक है, ये तो हो गया 3 स्पीशीज़ ऑफ क्रोकोडाइल्स की बात। और एक मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया का एकमात्र स्टेट जहां 7 स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स पाए गए हैं, वो है जयपुर देहिंग फॉरेस्ट इन आसाम। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, यहाँ पर 2 नेशनल पार्क्स हैं। ये 2010 में डिक्लेयर की गई थी कि आसाम में जयपुर देहिंग फॉरेस्ट इन आसाम जो है, वहाँ पर 7 स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स मौजूद है। परंतु अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, इसी रीजन में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क भी बना ली गई है। तो अभी ये दोनों जगह, दोनों नेशनल पार्क बन गए हैं जहाँ पर ये 7 स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स पाए जाते हैं। मैंने स्पीशीज़ भी मेंशन की है, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट एंड मार्बल कैट। ये 7 वो स्पीशीज़ हैं कैट्स के जो यहाँ पाए जाते हैं। बात कर ले आसाम, तो आसाम की कैपिटल है दिसपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है जगदीश मुखी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देख पा रहे हैं छवि, ये है के शैलजा जी। इनको अभी CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है, 2021 से सम्मानित किया गया है। CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़। ठीक है, CEU की बात कर ले तो CEU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यहाँ से ओपन सोसाइटी प्राइज़ जो है यहाँ की, उससे के शैलजा जी जो है, इनको सम्मानित किया गया है। बात कर ले के शैलजा जी की, तो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर केरला की रह चुकी हैं एंड इवन मट्टनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA भी है। ठीक है, केरल के मट्टनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA भी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं। बात कर ले CEU की, वो 1991 में बनी थी जॉर्ज सोरोस के द्वारा। उसके हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके प्रेसिडेंट है माइकल इग्नातिफ। ठीक है, माइकल इग्नातिफ है CEU के प्रेसिडेंट। अब जो केरला की बात हो रही है, के शैलजा जी केरला से बिलोंग करती है, तो केरला के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं आपको अगर आपको लगती है कि कहीं मुझे थोड़ी बदलाव करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।